वेलकम बैक टू द जियो एज। आज के एपिसोड में हम 3-4 टॉपिक के बारे में बात करेंगे। साउथ एशिया और वेस्ट एशिया का जो पॉलिटिक्स है, सबसे बड़ा चेन रिएक्शन डिकोड करेंगे। बिहार में जो नीतीश कुमार का सीएम कुर्सी छोड़कर राज्यसभा में उनका मूवमेंट हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। ईरान का सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खुमैनी को मारना, इसका फिर वहाँ पे ईरान वॉर, उसके बारे में बात करेंगे। नेपाल इलेक्शन में जो बालन शाह का अभी आके चल रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे, वहाँ क्या होगा। और फिर अफगानिस्तान पाकिस्तान ओपन वॉर का एस्केलेशन, उसके बारे में भी। और अगर टाइम मिलेगा तो इंडस वाटर ट्रीटीज और रावी रिवर को स्टॉपेज और बाकी में क्या चल रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले बिहार से। जो राज्यसभा में नीतीश जी का मूवमेंट हो रहा है, उसका बहुत चौंकाने वाला है। एक्चुअली इतना चौंकाने वाला तो नहीं भी नहीं है, मतलब कयास तो चल ही रहे थे, क्योंकि नीतीश कुमार ने सीएम पद राज्यसभा की तरफ जो ये शिफ्ट करने की खबर चली और उसके बाद फिर कंफर्म हुआ, आज उनका नॉमिनेशन भी हो गया। उसके पीछे क्या पॉलिटिकल लॉजिक है? कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक जेडीयू के अंदर और बीजेपी के अलायंस के बीच सक्सेशन प्लानिंग चल रही है, और नीतीश कुमार का बेसिकली जो राज्यसभा में जाना है, वो बिहार में बीजेपी को चीफ मिनिस्टर पोस्ट देने के रास्ता भी खोल देता है। और एक तरह से उनका सक्सेशन भी कर सकता है कि भाई उनके बेटे की भी बहस हो रही है कि वो जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं, पॉलिटिकल आ सकते हैं। क्योंकि अगर एंड एक्चुअली ये जो रीजनल पार्टीज होती है, इनका ये प्रॉब्लम होता है, ये लोग किसी भी दूसरे नेता को पनपने तो देते नहीं है। तो फैमिली को इनको लेके ही आना पड़ता है अगर इनको अपनी पार्टी चलानी है तो जेडी यूनाइटेड में काफ़ी टाइम से चल रहा था कि भाई उनके बेटे को लेके आया जाए। और शुरू में तो वो इसके खिलाफ भी थे, बट आई थिंक कभी बीजेपी ने भी उनको समझाया होगा और जो भी किया होगा। और उसके बाद ये भी बात हो रही है कि क्या ये उनका मूवमेंट और भी हो सकता है कि भाई उनको डिप्टी चीफ पीएम बना सकते हैं, क्या ये भी एक हो सकता है? तो इसके में भी मतलब काफ़ी चर्चा हो रही है। होली के दिन ये पटना से इंटेंस पॉलिटिकल मूवमेंट की खबर आई है, उसका पुष्टि भी हुई है। तो मतलब इसमें अगर देखा जाए तो बीजेपी की एडवांटेज हो सकती है अगर वो ठीक से खेलें इसको। जो वो मतलब कंसिडरिंग दैट अच्छा, और पीएम है वो तो मतलब एक्सपर्ट है इसमें। उनको थोड़ा कास्ट अरिथमेटिक में देखना पड़ेगा, स्पेशली ईबीसी रिप्रेजेंटेशन सेंटर फैक्टर, इसको बनाना पड़ेगा। और बेसिकली वो जेडी यूनाइटेड को कैसे मतलब लेके चलते हैं, लोगों को ये नहीं जाना चाहिए कि भाई ये बीजेपी ने पुश किया है। तो ये मतलब थोड़ा उनको मैनेज करना पड़ेगा। और फिर नीतीश कुमार के बेटे जो निशांत हैं, उनको पार्टी जॉइन करके उनको सक्सेशन प्लानिंग के लिए भी देखना पड़ेगा, क्योंकि वो क्या रोल स्टेट पॉलिटिक्स में निभाते हैं, ये एक्चुअली बहुत बड़ा आगे जाके रहेगा कि भाई निशांत कुमार का कैसा रहता है। क्योंकि उसमें जे यूनाइटेड का काफ़ी इंटरेस्ट है कि वो आगे सक्रिय निभाएं, सक्रिय भूमिका निभाएं। बीजेपी का इंसेंटिव है कि अगर नीतीश कुमार राज्यसभा जाते हैं तो बीजेपी को सीएम देने का मतलब पॉलिटिकल एक तरह से मौका मिल जाता है। अपना जो भी वो चाहते हैं वो वहाँ पे कर सकते हैं। बीजेपी में ये बस ये देखना पड़ेगा कि नीतीश कुमार को किस तरह भी वो नाराज ना करें। नेशनल वर्सेस स्टेट ट्रेड ऑफ्स का देखना पड़ेगा कि भाई उसमें ये नीतीश कुमार का क्या भूमिका रहती है आगे जाके, वो कैसे रहते हैं। और फिर लॉन्ग टर्म गोल मतलब बीजेपी जो नीतीश कुमार के जाने के बाद उनको कितना महत्व देती है कि मतलब उनको एक तरह से उनकी लेगेसी बना के और उनके बेटे को भी लेके आके। ये तो इसमें दोहराई नहीं है कि उनकी काफ़ी मतलब हेल्थ भी जो है काफ़ी ख़राब है, 75 के तो हो चुके हैं वो। बट बात एज की नहीं है उनकी, मतलब एज का वो हेल्थ की काफ़ी बातें हो रही हैं कि मतलब उतना सक्रिय नहीं रहते हैं। तो अगर उनको डिप्टी पीएम बनाया जाता है, एक सेरेमोनियल पोस्ट दी जा सकती है कि भाई तुम्हें मतलब खुश करने के लिए। तो अगर वो भी एक तरह से मतलब बीजेपी कर सकती है। फिर ये बात हो सकती है कि भाई उधर आंध्रा के पीएम जो हैं वो ना नाराज हो जाएं, बट उनको नाराज होने का मतलब कम चांसेस हैं, क्योंकि वो तो सीएम है, एक्टिव है। और उनको अगर बात अगर ज़्यादा करें तो उनको भी डिप्टी पीएम में बनाने में बीजेपी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट वो अपना सीएम पद अभी छोड़ना नहीं चाहते, मुझे नहीं लगता है। तो अभी आई थिंक ये बीजेपी के लिए स्मार्ट मूव होगी अगर वो डिप्टी पीएम सीएम बना देते हैं नीतीश कुमार को, क्योंकि वो फिर कहीं जाने के उनका रास्ते बंद हो जाते हैं।
अब नीतीश कुमार ने जो है 20 साल बिहार की पॉलिटिक्स में उनको शेप किया है, एनडीए मार्च गठबंधन, फिर एनडीए उनका मतलब पॉलिटिकल फ्लेक्सिबिलिटी भी काफ़ी रही है। कभी वो एनडीए में जाते हैं, कभी वो आरजेडी, और वहाँ पे उनके कांग्रेस के साथ उन्होंने मिला है। बट अभी तो उनका मतलब देखा जाए तो ज़्यादातर मतलब अभी काफ़ी बीजेपी से अलाइन हो चुके हैं वो। तो आई डोंट थिंक वो अभी चेंज करेंगे, और बीजेपी उनको मतलब नाराज़ नहीं करेगी। उनको काफ़ी तरह से अ, खुश करके रखेगी, उनका बात सुनेगी। अब मुझे लगता है कि वो दिल्ली में उनका एलिवेशन करेगी। नेशनल पोस्ट उनको मतलब मुझे तो यही लगता है कि डिप्टी पीएम की मतलब पोस्ट उनको दी जा सकती है। तो देखते हैं खैर क्या होता है। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ, जो हमारा है आज का, वो है अयतुल्ला खमीनी की जो किलिंग हुई है ईरान के अंदर इसराइल के द्वारा। उसका क्या इम्पैक्ट होगा, स्पेशली इंडिया में जो शिया पॉलिटिक्स, और कश्मीर में और लखनऊ में जो उनका गढ़ है, उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। तो अगर हम देखें तो यूएस और इजराइल की जॉइंट स्ट्राइक्स में ईरान के सुप्रीम लीडर की मतलब एक तरह से असैसिनेशन किया गया, मिडिल ईस्ट को बिल्कुल हिला दिया गया है। उसके बाद हमने देखा कि वॉर भी चालू होगी, उसके बारे में बात करेंगे। बट उससे पहले मतलब इनकी किलिंग पे एक्चुअली मैं बात करना चाहता हूँ कि इसका सीधा असर रीजनल जो है शिया नेटवर्क पे पड़ेगा। अब हिजबुल्ला और इराक, सीरिया में तो इसका ईरान बैक्ड प्रॉक्सीज नहीं, उसमें तो फर्क पड़ेगा ही। बट साउथ एशिया में शिया कम्युनिटी और पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन पर भी इसका काफ़ी असर पड़ेगा। इंडिया में शिया पॉलिटिकल सेंटिमेंट्स काफ़ी हैं, लोकल लीडर्स की रिएक्शन हमने देखी ही हैं। कश्मीर से जो है महबूबा मुफ्ती ने काफ़ी मतलब इस पर रिएक्ट किया है। उनकी पहले तो उन पे बोले हैं, फिर उसके बाद कल उन्होंने नेतन्याहू की फ़ोटो भी जलाई है। और फिर लखनऊ में भी थोड़ा इसका बात हुई है। कश्मीर में स्पेशली लाइक आई थिंक पथराव हुआ है, वायलेंस भी हुआ है, तो आई थिंक उससे हमें बचना चाहिए। प्रोटेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब शिया लोगों को दिखता है कि अगर उनका जैसे सुप्रीम लीडर को माना गया है, व्हिच इज़ रॉन्ग, उनको मानते हैं तो दे शुड ग्रीव, सब कुछ करना चाहिए। बट और मतलब वायलेंस नहीं करना चाहिए, मेरा तो ये मानना ही है। तो क्योंकि फिर इंडिया के खिलाफ तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया भाई तुम्हारी कंट्री है, और शियाज़ को पूरा उनमें हक है कि भाई वो अपना और प्रोटेस्ट करें, बट वायलेंस नहीं करना चाहिए। फिर ईरानियन स्टेट मीडिया ने भी कंफर्म किया है उनकी डेथ को। पहले वो मना कर रहे थे, बट उसके बाद उन्होंने 40 डे मोर्निंग भी की है। और ये काफ़ी मतलब एक तरह से इसराइल और ट्रम्प की एक्चुअली इस मामले में जीत है कि फिर उन्होंने उसको मार दिया है। बट अल्टीमेटली वो क्या जीत सकेंगे, उसको रजीम चेंज कर सकेंगे, मुझे तो डाउट है। बिकॉज़ विदाउट बूट्स ऑन द ग्राउंड, और ईरान एक बहुत बड़ा देश है और बहुत मतलब पावरफुल भी है उस हिसाब से, तो इट्स नॉट वेनेजुला। तो डोमेस्टिक जो पॉलिटिक्स है वो बहुत वहाँ पे डिफरेंट है। सेसेशन वहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी कई तरह से कई लेवल तक कर चुके हैं वो। और हिजबुल्ला में क्या इम्पैक्ट रहेगा, फिर हमास और हुतीस को कैसे आर्म कर रहे थे इन लोग, उस पे क्या इम्पैक्ट रहेगा, जो उनके प्रॉक्सी नेटवर्क्स थे। तो ये सब उसको कैसे करते हैं, उस पर सबसे मतलब बहुत इम्पैक्ट होगा। स्पेशली इंडिया पे अगर बात करें तो डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग इंडिया को करनी पड़ेगी, क्योंकि इंडिया का बेसिकली इस समय जो डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू है, वो तो सुनने की किसी को तैयार है नहीं। तो इंडिया अगर चाहे भी तो वो किसी की सुनेगा नहीं। तो ऐसे में इंडिया को मतलब यही देखना चाहिए कि जो उनके इंटरेस्ट में है, और लॉन्ग टर्म अभी इस समय चुप बैठो, और जब थोड़ा मौका पड़े थोड़ा वो तब बात करने की आई थिंक इसमें ज़रूरत चाहिए इंडिया को। अगर हिस्टोरिक देखें तो 1989 से ईरान के सुप्रीम लीडर उनकी मतलब उनकी डेथ से ईरान का इंटायर पॉलिटिकल आर्किटेक्चर शेक हो जाएगा। इंटरिम जो लीडरशिप काउंसिल है, अभी उनके बेटे को आई थिंक बना दिया गया है। तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, ये तो हमें देखना पड़ेगा। इसराइल ने क्लेम किया कि मल्टीपल सीनियर आईआरजीसी कमांडर्स को एलिमिनेट किया गया है, और ईरान ने भी गल्फ यूएस की बेसिस पे रिटेलिएशन स्ट्राइक्स किए हैं। तो इसका इम्पैक्ट तो पूरा पड़ ही रहा है। बट स्पेशली अगर इम्पैक्ट शिया पॉलिटिक्स का देखा जाए तो लखनऊ, हैदराबाद, कश्मीर में शिया कम्युनिटीज़ का काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। रिलीजियस लीडर्स का रिएक्शन एक्सपेक्टेड ही था। तो ये हमें मतलब देखना पड़ेगा इसका क्या रिपल रिपल इफेक्ट होता है। सेक्रेटेरियन बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा, स्पेशली वेस्ट एशिया में डायस्पोरा सेफ्टी के कॉन्टेक्स्ट में। क्या ईरान में हार्डलाइनर सक्सेशन आएंगे या प्रैग्मेटिक व्यू इसमें आगे बढ़ेगा, ये हमें देखना पड़ेगा। हिजबुल्ला, इराकी मिलिटेंट्स, शिया एक्सेस, सीरिया एक्सेस, और फिर रिटेलिएशन साइकिल कितना एस्केलेट करेगा, ये भी इसको हमें देखना पड़ेगा आगे जाके। और फिर इंडिया के एनर्जी इंपोर्ट्स पे क्या इम्पैक्ट होगा इसका, क्योंकि
इंडिया मतलब सारा ज़्यादातर बहुत ही कम इनकी जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, और इंडिया इज मेजर इम्पोर्टर, सो उस पे 40% से ज़्यादा इनकी जो है वो उस रूट से आता है, तो इंडिया पे काफ़ी इम्पैक्ट होगा। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होगा। चलिए, इस पे हमारी नज़र बड़ी रहेगी, पर अभी नेक्स्ट टॉपिक पर ही तरफ बढ़ते हैं जो हमारे एरिया के हैं, नेपाल इलेक्शंस में। उसमें अभी बालन शाह का काफ़ी चांसेस हैं कि वो जीतें। वो बालन शाह का रूल और नए अलायंसेस पूरे रीजन के लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा। बालन शाह को अर्बन यूथ पॉलिटिक्स और एंटी करप्शन वेव ने प्रोपेल किया है। उनका फॉरेन पॉलिसी स्टांस अभी मिक्स्ड रहा है, उनका कोई मतलब एक्सपीरियंस भी नहीं है उस हिसाब से। कुछ स्टेटमेंट्स इंडिया क्रिटिकल भी रहे हैं, लेकिन उनका ओवरऑल टिल्ट चाइना प्रो या एंटी इंडिया रहेगा, ये तो मतलब देखना पड़ेगा इसको। अगर देखा जाए तो बालन शाह मतलब एक रैपर टर्न्ड मेयर थे, जेंजी आइकन है, एंटी करप्शन क्रूसेडर रह चुके हैं। 2022 में काठमांडू में मेयर बने, 2025 में जेंजी अपराइजिंग में उनका एक तरह से यूथ सिंबल भी रहे हूँ। और फिर केपी ओली शर्मा के अगेंस्ट वो बेसिकली एक डायरेक्ट चैलेंजर हैं। तो नेपाल की 40% जो पॉपुलेशन अगर देखें तो 35 से कम एज की है, जो यूथ वोट डिसाइसिव रहेगा इस बार। और मालेशिया का जो इंडिया चाइना पर आउटस्पोकन स्टांस है वो काफ़ी क्रिटिकल है। अ, और कभी कभी वो न्यूट्रल भी रहे हैं, बट ज़्यादातर वो इंडिया के क्रिटिकल ही रहे हैं। सोशल मीडिया में उनके 3.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं, क्या वो फॉलोअर्स उनको जिताएंगे, या वो सिर्फ एक सोशल मीडिया फिनोमेना रह पाएंगे, ये हमें देखना पड़ेगा। इफ बालन शाह विंस तो उसमें पॉसिबल है कि वो टफेस्ट स्टांस बॉर्डर इश्यूज पे ले सकते हैं, जैसे काला पानी। इकोनॉमिक डिपेंडेंस तो उनका है ही, नेपाल का इंडिया पे। ट्रेड रेमिटेंस लिमिट्स उनका जो है मतलब थोड़ा लिमिट करेगा। वो कितना उसको इम्पैक्ट करेगा वो देखना पड़ेगा, क्योंकि केपी ओली शर्मा ने तो एंटी इंडिया पॉलिसीज जो है कर रही थी। अब ट्रेडिशनल पार्टीज में देखा जाए तो नेपाली कांग्रेस थोड़ा इंडिया के साथ फिर भी थोड़ा चलती है, बाकी कम्युनिस्ट तो एंटी इंडिया रहे हैं। तो इंडिया का मतलब नेपाल का ये फर्स्ट इलेक्शन है जो 2025 के जेंजी अपराइजिंग के बाद, जिसमें 77 लोग मरे थे और 2000+ लोग इंजर्ड हुए थे। तो जो आरएसपी है, बैलेंशिया की पार्टी, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। बट वही हमें देखना पड़ेगा कि बॉर्डर इश्यूज पे इनका क्या रुख रहता है। काला पानी, लिपू लिपू लेक जो इनका कंटेंशियस है, उस पर क्या रहता है। फिर ट्रेड डिपेंडेंस जो है, 70% इम्पोर्ट्स इंडिया से आते हैं, वो इसको कंसिडर करते हैं कि वो एक रेटोरिक के थ्रू मतलब एक टफर इकोनॉमिक प्रगमेटिज्म को देखते हैं। वो देखना पड़ेगा। और अल्टीमेटली क्या होता है वहाँ पे, ये भी एक मतलब इंडिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा, स्पेशली कंसिडरिंग कि बांग्लादेश भी एक हॉट बेड है अभी। वहाँ पे भी मतलब एक नई सरकार आई है, वो उनकी कैसे रहती है इंडिया पे नीति, वो भी हमें देखना पड़ेगा। बट नेपाल भी एक तरह से मतलब जलता हुआ एक मतलब ऑलराउंड ही है। तो देखते हैं, चलिए क्या रहता है, फिर बात करेंगे इस पे। बट नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो है यूएस ईरान की वॉर के बारे में। इसमें थोड़ा डिटेल्स में बात करते हैं। तो यूएस और इसराइल का स्ट्राइक्स जो हैं डिक्लेयर्ड, मतलब उन्होंने बोला कि भाई न्यूक्लियर उनकी ख़त्म करनी है, उनके बैलिस्टिक मिसाइल्स को ख़त्म करना है। लेकिन मतलब ये पूरा कर पाएंगे, ये थोड़ा मुश्किल लगता है। ग्राउंड फोर्सेस या इंटरनल अपराइजिंग का रोल जरूर रहेगा, बट रीजनल स्पिलओवर्स, ऑयल सप्लाई शॉक्स और साइबर वॉरफेयर भी कॉन्फ्लिक्ट को लंबा कर सकते हैं। और मिलिट्री फिजिबिलिटी अगर देखें तो एयर स्ट्राइक्स कैन डिग्रेड कैपेबिलिटीज, बट ये गारंटी नहीं करेगा कि पॉलिटिकल कोलैप्स हो जाए। इसका इम्पैक्ट इंडिया पे तो इकोनॉमिक पड़ेगा ही, ऑयल गैस सप्लाई का डिस्ट्रप्शन होगा, इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ेंगी, ट्रेड रूट का एक रिस्क रहेगा, और इन्फ्लेशन और फिजिकल स्ट्रेस पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा इसका इंडिया पे भी। और बाकी जो रीजनल कंट्रीज हैं और जो ऑयल पे डिपेंडेंट है गल्फ में, और उस फूड पे डिपेंडेंट है स्पेशली अफ्रीका, उस पर बहुत डिपेंड करेगा। तो विल इंडिया भी ड्रैग्ड इनटू इट, ये बड़ा एक बहुत बड़ा सवाल है। तो इंडिया को थोड़ा डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। डायरेक्ट मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट थोड़ा अभी के लिए तो अनलाइकली है, बट अगर हम कल देखें, यूएस ने ईरान की शिप को इंडिया के वाटर्स के मतलब इंडिया के पास बहुत मतलब 330 किलोमीटर के अंदर, जो अगर देखें कन्याकुमारी से है वो, जहाँ पे यूएस ने टॉर्पेडो से इनकी शिप जो इंडिया से वापस जा रही थी फ्रेंडली
पार्टिसिपेशन के बाद उसको सिंक कर दिया है। तो ये एक तरह से इंडिया के लिए एक चैलेंज भी है कि कैसे इसको बैलेंस करें, क्योंकि ईरान उनका दोस्त भी है, पर इंडिया यूएस को इस समय कुछ भी बोलना बेकार है, क्योंकि चाहे इंडिया माने ना माने, यूएस तो हेजेमोनिक तरीके से कर ही रहा है इस समय, मतलब सारे सब वर्ल्ड में। तो उनको ट्रम्प तो किसी की सुनने वाला है नहीं, और अगर तुमने उसको खिलाफ बोला इस समय, तो वो इसको ठीक नहीं मानेंगे। तो अ, एक तरह से मतलब जिस ऑफिशियल को अगर क्लेम करें, तो मतलब जो क्लेम कर रहे हैं 4 to 5 वीक्स में खत्म हो जाएगा, विच इज़ अनलाइकली मेरे हिसाब से। तो आई थिंक दिस इज़ अ लॉन्ग वॉर। बट ओनली थिंग इज कि ट्रम्प कितना इसको मतलब सस्टेन करते हैं, क्योंकि उनका जो अटेंशन स्पैन वो बहुत कम है। तो वो कितने दिन तक इसमें इंटरेस्टेड रहते हैं, वो आई थिंक देखना पड़ेगा, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो एक टाइम पे वो यूक्रेन वॉर सॉल्व करना चाहते थे, फिर उनका अटेंशन स्पैन खत्म हो गया उस पर, फिर अभी वो ईरान पे आ गए हैं। तो ये कितना दिन तक उसको सस्टेन कर पाते हैं, ये देखना पड़ेगा। या फिर मतलब वो क्या वो ऑफ रैंप लेके उसको विन मतलब दिखाते हैं अपनी, जिसमें वो विड्रॉ कर पाए। आई थिंक वो सब जो है एक प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि ब्रोकलिन इंस्टीट्यूट का अगर देखें तो उनके एनालिस्ट के मुताबिक ये कॉन्फ्लिक्ट में लॉन्ग मेसी और मल्टी फ्रंट बन सकता है। ईरान के प्रॉक्सी जैसे हिजबुल्ला है, इराकी मिलिशियाज हैं, वो ऑलरेडी एक्टिव हैं। और फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जो क्लोजर किया है, वो ग्लोबल ऑयल शॉक्स तो उसको रहेगा, उसे तो पड़ेगा ही ना। और फिर चाहे ये जितना भी बोले, ये चाहते हैं एक्चुअली कि रिजीम चेंज हो जाए, जिसकी प्रॉबिलिटी बहुत कम है। खमेनी के डेथ के मतलब वजह से लीडरशिप वैक्यूम जरूर है, बट आईआरजीसी बहुत पावरफुल है, और फिर उनका जो सुप्रीम काउंसिल है वो पावरफुल है। अभी उनके बेटे को भी बना दिया गया है। तो मतलब आईआरजीसी का जो क्वेश्चन है डिसाइड करेगा कि रेजीम सर्वाइव करेगा या कोलैप्स होगा। एक्सपर्ट के हिसाब से तो मतलब रिजीम सर्वाइवल मोर लाइकली है, लेकिन हार्शर ऑथराइजेशन ऑथोरिटेरिज्म के मतलब साथ वो एक्चुअली ब्रूटलिज्म आई थिंक ज़्यादा बढ़ सकता है यहाँ पे। तो ये मतलब जैसे हम देखें तो इन्होंने जैसे अफगानिस्तान में, सीरिया में, लिबिया में किया है, वैसे ही यहाँ पे एक्चुअली होगा। और ये इनके पास तो पैसा भी है, और इस हुतीज और इस हिसाब से तो ये मतलब एक्चुअली बहुत प्रॉब्लमेटिक होने वाला है। स्पेशली जो ऑयल स्पाइक होगा, इन्फ्लेशन, फिजिकल प्रेशर्स रहेगा सब पे। फिर इंडिया का डायस्पोरा है गल्फ में, 1 करोड़ के करीब पूरे वहाँ पे लोग हैं इंडियन ओरिजिन के। तो वहाँ पे मतलब उन पे क्या असर रहेगा। स्ट्रैटेजिक बैलेंसिंग इंडिया को डेफिनेटली करेगा कि करनी पड़ेगी कि यूएस प्रेशर और ईरान टाइज जो चाबहार और एनर्जी के हैं इंडिया की, वो इंडिया को बैलेंस करने पड़ेंगे। बट थोड़ा मुश्किल है, मतलब इंडिया ने दिखा भी दिया है कि वो इसराइल के थोड़ा साथ में जलेंगे। तो कैसे इंडिया बैलेंस करता है, ये देखना पड़ेगा। चलिए दूसरा बात करते हैं कि अफगानिस्तान के जो अ, पाकिस्तान ओपन वॉर है, उस पर थोड़ा बात करते हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो रिसेंट क्लैशेस हुए हैं, यूएवी और एसिमेट्रिक टैक्टिक्स थोड़ा मतलब चल रहा है इसमें। पाकिस्तान के पास कन्वेंशनल एयर और आर्टिलरी एडवांटेज है, उनकी मिलिट्री बहुत स्ट्रांग है। लेकिन अफगान फोर्सेस जो है लॉटरिंग मुनिशंस और ड्रोन से एसिमेट्रिक रिस्पॉन्स दिखाए गए, क्योंकि उन्होंने देखा तो अभी नूर खान पे भी उन्होंने अटैक किया है। बॉर्डर एस्केलेशन का रिस्क सिविलियन डिस्प्लेसमेंट और रीजनल इंस्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। तो डिस्पाइट द फैक्ट कि भाई पाकिस्तान की मिलिट्री ज़्यादा स्ट्रांग है, मिलिट्रीली मतलब आर्टिलरी उनकी बहुत स्ट्रांग है, बैटल हार्डन्ड है, इंडिया के से लड़ते हुए भी उनको एक्सपीरियंस है। बट अफगानिस्तान जो है ना, गुरिल्ला वॉरफेयर में एक्सपर्ट्स हैं। तो बॉम्बिंग उन पे कर सकता है पाकिस्तान, बट ये अगर लॉन्ग लंबा छिड़ा तो दोनों के लिए प्रॉब्लमेटिक तो रहने वाला है। कौन जीतेगा ये तो वक्त ही बताएगा। बट तालिबान जो है ड्रोन अटैक से रिटेलिएशन कर सकता है। बट अगर इसमें यही है कि ईरान अगर इंस्टेबल हुआ, तो वो कितना फिर तालिबान को हेल्प करेगा या नहीं करेगा, इस पे डिपेंड करेगा कि पाकिस्तान की वॉर कितनी ज़्यादा जाती है। बॉर्डर क्लैशेस तो डेफिनेटली एस्केलेट होंगे ही। तो इस पे मिलिट्री बैलेंस पाकिस्तान का सुपीरियर आर्सेनल है, बट एसिमेट्रिक टैक्टिक्स जो अफगानिस्तान के फोर्सेस करेंगे लोकल फाइटर्स और यूएवीज के थ्रू, और फिर टीटीपी के भी जो बॉम्बिंग्स कर सकता है वो, इस पे भी मतलब काफ़ी डिपेंड करेगा। और फिर चाइना, रशिया, गल्फ स्टेट्स ये मीडिएटर्स रह सकते हैं। बट ईरान की वॉर के हिसाब से ये कितना उस पर एक तरह से रहेगा, फिर इनडायरेक्ट इंडिया का रोल कितना रहता है इसमें, ये सब पे भी डिपेंड करेगा इसका कि स्पिल ओवर कितना रहता है। डीएस्केलेशन वर्सेस मीडिएशन, मतलब ये देखना पड़ेगा कि प्रोलॉन्ग्ड लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट वाइडर रीजनल स्पिल ओवर में ना रहे। तो पाकिस्तान ये भी कर सकता है कि भाई इसको डाइवर्ट करने के लिए इंडिया पे कुछ करे,
बट वो जानता है कि अगर इंडिया पे करेगा तो इंडिया फिर उसको अटैक करेगा और उसके लिए फिर ये झेलना मुश्किल है। तो ये एक चीज़ है कि पाकिस्तान शायद इसको इस समय 2 तरीके से फिर झेल चुका है। क्या वो इंडिया से भी पंगे ले सकता है? व्हिच इज़ वेरी डाउटफुल, बट पाकिस्तान में कौन मतलब सेम वॉइस तो है नहीं कोई। तो पाकिस्तान के सुपीरियर एयरफोर्स तो डेफिनेटली है, आर्टिलरी भी है, बट अफ़गानिस्तान का जो है ना यूएवीज़ और लोटरी मुनिशंस कितने हैं उनके पास, उनकी सप्लाई चेन इस पे डिपेंड करेगा। और अगर गुरिल्ला वॉरफेयर पे करें तो फिर तो अफ़गानिस्तान का तो मतलब कोई सानी नहीं है उस हिसाब से। वो खूब मतलब कर सकते हैं और फिर टीटीपी को यूज़ कर सकते हैं इनसाइड उसमें पाकिस्तान। तो इंडिया का यही है कि मतलब पाकिस्तान की इंटरनल इंस्टेबिलिटी इंडिया के वेस्टर्न फ्रंट को अनप्रेडिक्टेबल बना देती है। फिर रेफ्यूजी फ्लो को इंडिया को थोड़ा देखना पड़ेगा, स्पेशली जो टेरर स्पिल ओवर होगा इसका रीजनल पावर वैक्यूम में, वो थोड़ा इंडिया को थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा। चलिए लास्ट टॉपिक पे थोड़ा बात करते हैं। आज इंडस वाटर ट्रीटी जो रावी वाटर स्टॉपेज किया है इंडिया ने, जो मार्च 31 तक बोल रहे हैं पूरा बंद कर देगी इंडिया। इंडिया ने जो है इंडस वाटर ट्रीटी को अगेंस्ट में रखा हुआ है। और उसके बाद जो है रावी को तो बिल्कुल सरप्लस जो फ्लो होता था पाकिस्तान में लाहौर की जाती थी ये रावी, उसके लिए अभी ईस्टर्न रिवर है और इंडिया का फुल हक है उस पर। बट अगर मतलब अगर मैं इंडस वाटर ट्रीटी को ना भी करते तभी ये कर सकती थी इंडिया। और उस पे भी रावी को मतलब पूरा फ्लो बंद करने से इंडिया उसको पाकिस्तान को तो फ़र्क पड़ेगा ही इसमें। बट इसमें स्टोरेज प्रोजेक्ट जो हैं डाउनस्ट्रीम फ्लोज़ और लीगल वर्सेस पॉलिटिकल जो लीवर्स हैं, वो पाकिस्तान के बहुत कम है इस समय। और इंडिया के पास वाटर लेवरेज तो है ही, शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में ये देखना पड़ेगा कि चनाब और सतलज और इसमें इंडस में और झेलम में भी जो इंडिया कितना इसको स्टॉप कर सकता है, ये आई थिंक लॉन्ग टर्म में इंडिया को देखना पड़ेगा। कि भई डिप्लोमैटिक प्रोटेस्ट जो पाकिस्तान कर रहा है, उसको इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन भी उन्होंने लेके जा रखा है। तो इंडिया उसको कितना मानता है, स्पेशली जो इस समय वर्ल्ड का चल रहा है कि कोई किसी की सुन नहीं रहा। तो इस समय इंडिया को कितना वो प्रेशर में डाल सकते हैं, आई थिंक उस पे डिपेंड करेगा कि यूएस कितना साथ देता है इंडिया का या पाकिस्तान का। तो अ, ये सब मतलब बहुत पुराना मसला तो चल ही रहा है और लीगल पोजीशन में तो रावी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ट्रीटी में सस्पेंशन के बाद जो वेस्टर्न रिवर्स हैं उस पे आई थिंक इंडिया कितना फ़र्क पड़ता है उस पे ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। क्योंकि झेलम, चेनाब और इंडस पर स्टोरेज प्रोजेक्ट्स अगर एक्सेलरेट करता है इंडिया तो उस पे फिर पाकिस्तान को बहुत प्रॉब्लम होगी। और वो तो मतलब सड़क पे आ जाएगा अगर ऐसा हुआ तो। वो तो भूखे मरेंगे फिर। तो आज हमने देखा कि कैसे बिहार से वेस्ट एशिया तक जियोपॉलिटिक्स एक चेन रिएक्शन क्रिएट कर रही है। नीतीश कुमार का नेशनल शिफ्ट, ईरान का लीडरशिप वैक्यूम, नेपाल का यूथ वेव, ईरान यूएस का ग्लोबल फॉलोआउट, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का ओपन वॉर और इंडस वाटर जियोपॉलिटिक्स, ये सब टॉपिक्स इंडिया की स्ट्रैटेजिक फ्यूचर को शेप करेंगे। और अगर देखें तो मतलब जैसे नीतीश कुमार का जो राज्यसभा मूव है, वो बिहार में एक पावर इक्वेशन को बदलेगा डेफिनेटली। और फिर खमीनी की जो असैसिनेशन हुआ है, उसका मिडल ईस्ट और शिया पॉलिटिक्स को बहुत बड़ा रीशेप होगा उसका। तो ये सब कैसे इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होगा, कैसे रहता है, ये हमें देखना पड़ेगा। बट अभी के लिए तो डेफिनेटली इंडिया के नेबरहुड में स्थिति मतलब ठीक नहीं है। इसका क्या लॉन्ग इम्पैक्ट रहेगा, ये हम इस पे बात करते रहेंगे। आप हमसे जो साथ जुड़े इसके लिए धन्यवाद। चलिए आज का यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे। धन्यवाद, नमस्कार।